अच्छा, तो बेटा ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 2000 पर मंथ्स में अपने कंप्लीट 200 मार्क्स की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें आप एडवांस ग्रामर भी करेंगे और बेसिक ग्रामर भी करेंगे, जिसमें आप पैराग्राफ राइटिंग भी सीखेंगे और इसके साथ साथ प्रेसी, कंपोजिशन, ऐसे ये तमाम चीजें आप सीखेंगे जी। ठीक है। तो इसके बाद हमने ये ऐसा कोई सेशन नहीं निकाला, ये हमारा फर्स्ट और लास्ट है। इससे पहले हमारी फीस, जो बच्चे ने हमारी डेमो क्लासेस लेते रहते हैं उनको पता है, हमारी फीस 17,000 थी और ये इनहेंस की थी हमने 13,000 से। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये इसीलिए लिया गया है ताकि जो एजुकेशन है उसको तमाम लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। ठीक है। और फर्दर चीज ये है बच्चों कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिन बच्चों ने अभी जाके अटेम्प्ट देनी है 2026 की, तो उनके लिए सिंपल ये है कि आपकी दो क्लासेस होंगी। ठीक है, क्योंकि एक क्लास से आपका काम नहीं बनने वाला। एक क्लास तो हमारी ग्रामर की ऊपर ही होनी है। ठीक है, लेकिन उससे आपका जो डेफिनेटली एक टाइम है आपके पास, वो बहुत थोड़ा टाइम है। तो इसलिए उन बच्चों की दो क्लासेस होंगी जी। एक आपकी क्लास होगी ऐसे के ऊपर और एक डेफिनेटली जो कि आपकी क्लास ग्रामर के ऊपर होगी। अच्छा, अब जिन बच्चों ने 2027 की अटेम्प्ट देनी है, ठीक है, तो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि ये अगर हमने 2000 पर मंथ इसका फी रखी है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम इसको बहुत प्रोलॉन्ग लेके जाएंगे, कोई 10 माह तक लेके जाएंगे और आपको वही 20,000 पे करना पड़ जाएगा। नहीं जी, मैक्सिमम 5 मंथ्स तक और मिनिमम 4 मंथ्स। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अपनी इनरोलमेंट करवानी है, ठीक है, तो उन्होंने मैडम को बताना है, जो कोऑर्डिनेटर है आपने उनको बताना है कि आपने कौन सी अटेम्प्ट के लिए आप जा रहे हैं। आप 27 की अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं या 26 की अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों ये हमारे सेशन की आउटलाइन है, ये जो आपके सामने है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें बेटे ये एक एक वर्ड नहीं है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये एक एक वर्ड नहीं है, ये पूरा पूरा चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमने स्क्रैच से चलना है और एडवांस तक लेके जाना है। ठीक है। तो बेटे एक बात और जो मैं समझता हूं कि एप्रीटॉम है जब आप रिटर्न के लिए जा रहे होते हैं, कि क्योंकि जो बच्चे रिटर्न के लिए जा रहे हैं तो ये बात सीन में रख लें कि राइटिंग इज एवरीथिंग। ठीक है। और इसके साथ साथ जिन बच्चों ने जो जो वन पेपर की तैयारी कर रही हैं, तो बेटा इसमें मैं आपको इतनी ग्रामर करवाऊंगा कि आपका इजीली जो वन पेपर के आपके क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और शॉर्ट एस्से के जो बच्चे, डेफिनेटली आजकल तो शॉर्ट एस्से उन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आप सीएसएस या पीएमएस की अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं तो बेटा वो भी आपका इसमें मसला जो है वो हल हो जाएगा। और ये आपके लिए अगेन वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इन इस लोएस्ट अमाउंट में आप ये तमाम चीजें करेंगे। ऐसा ना समझिएगा कि इसमें कोई क्वालिटी में कोई फर्क आएगा जी, कि वो सर जी आप हमें कम चीजें करवाएंगे। नहीं बेटा, मैं आपको वही चीजें करवाऊंगा जो मैं पीछे अपने 17,000 वाले सेशंस में बच्चों को करवा रहा हूं। ठीक है। अच्छा, यहां तक अगर आप में से किसी ने कोई सवाल करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं जी। मैं इस सेशन की आउटलाइन मजीद साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा इस लेक्चर के दौरान। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं जी, क्विकली। एनीवन, कोई सवाल है आपका बच्चों? जी मेरे बच्चों, कोई सवाल है आपका? ओके। सर, any other question? यस बेटा बोलो। सर, जो बच्चे सर फ्रेश हैं, जो फ्रेश मतलब तैयारी करना चाहते हैं, तो उनका सर क्या बेटा मैंने क्राइटेरिया होगा? बेटा बेटा मैंने बोल तो दिया है आपको कि आपको जो फ्रेश तैयारी करना चाहते हैं उनकी एक क्लास होगी आज की। आपको आज की क्लास से पता चल जाएगा कि मैं आपको बहुत बेसिक से लेके चलूंगा इंशाल्लाह। जिन बच्चों को कभी जी सर। वो समझते हैं ना कि हम लिख ही नहीं सकते, यही तो कह रहा जी हूँ सर। ताहिर, यही कह रहा हूँ बेटे। ये देखिएगा, ये जो चीजें हैं ना ये आपकी यूं शो मंत्र होंगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस से मुराद ये है कि ये जो 4 to 5 मंथ्स का हमने सेशन आपके लिए निकाला है, ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी और डेली का जो थोड़ा थोड़ा काम है ना वो भी करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं दूंगा जी, ये आज के लेक्चर से आपको तमाम चीजें ना आपको अया हो जाएंगी जी। और याद रखिएगा मेरे पास जो और भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखिए जी, आ जाइए बच्चों जी, छोड़ दें बस अब। हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं क्लास के एंड पे आप मुझसे कर सकते हैं। आज की जो हमारी फ्री क्लास है ना बच्चों, आज की जो हमारी फ्री क्लास है ये आपको जो जो समझते हैं ना कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, ठीक है, आज आपके बेसिक्स को ना
ये शार्प कर देगी और आपके बेसिक्स को क्लियर कर देगी। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है, मैं इसके बारे में इतनी ज्यादा इसको असर्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डेफिनेटली ये एक बहुत शानदार क्लास होने वाली है। और आपने क्लास के बाद इसका फीडबैक लाजमी देना है। आपने बताना है कि सर आपने सही कहा था, या आप सर जो आप झूठ बोल रहे थे। ठीक है, तो आपने लाजमी अपना फीडबैक देना है और खुले दिल से फीडबैक दीजिएगा, स्पेशियस हर्ट से दिल जो आपने फीडबैक देना है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि आप अपनी बात को दिल में दबा के रखें। आपने बताना है कि सर आपने क्लास ठीक दी या नहीं दी। ओके, अब देखें जी, हमारी बेटा सबसे पहले कुछ चीजों को आपकी आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। देखिए, सादा सी बात है, आप जब एक चीज देखेंगे, आ जाए जरा, ये है जी हमारे पास डॉन। डॉन से तो आप सब वाकिफ होंगे और डरते भी होंगे, ऐसा है ना जी। जो बच्चे न्यू हैं उन्होंने तो कभी खोल के भी नहीं देखा होगा जी डॉन। ठीक है, ये मोस्ट प्रेस्टिशियस, ये आपका जो, ये आप कह सकते हैं कि आपका जो न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का। और आप जो भी एस्पायरेंट है जी वो लास्ट में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मैं अगर एक जस्ट मैंने आपके सामने एक आपको आप ओपन करना है ताकि एक जो बैकग्राउंड है ना वो बनाया जा सके। देखिए बेटा, ये आपके सामने है, तो जब भी आपने इसको पढ़ना है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको वर्ड्स की या आपको एक सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और बेसिक से आइडेंटिफिकेशन होगी तो डेफिनेटली आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने में, उसको उसके थीम को समझने में, राइटर की टून को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट होगी। ठीक है, अब जरा देखिएगा, यही बेसिकली आज की क्लास आपको सिखाने वाली है कि किस तरह से आपने एक बड़े सारे सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और उसको समझना किस तरह से है। ठीक है बेटा, देखिए क्लास के स्टार्ट में ही मैं चीजों को बड़ी सिंपल रखूंगा, और मैंने जिस तरह पहले ही कहा है कि हम स्क्रैच का मतलब बेसिक से, हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जिस तरह आपके सामने है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, सादा से जी, बहुत सिंपल से, बहुत सादा वर्ड्स में हमने बात करनी है। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों, ये वाले, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, अच्छा, अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को करने से पहले थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि भाई सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस बनता कैसे है, बेसिक सा, बड़ा सुपरफिशियल लेवल का आज हम चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि हमारे बेसिक्स क्लियर हो। तो बेटा याद रखिएगा, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी ना तो उसके ऊपर जितनी मर्जी आप स्ट्रांग इमारत बनाएंगे वो गिरेगी नहीं। तो इसीलिए फाउंडेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बच्चे, आज हमने जो चीजें सीखनी है वो बिल्कुल बेसिक से सीखनी है, ताकि जिन बच्चों ने कभी भी इंग्लिश को हाथ नहीं डाला, या कभी भी आपको ये लगता है इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है जी, ठीक है, उनके लिए भी चीजें आसान बनाई जा सके। और अगेन मैं बता चुका हूं कि जो बच्चे 2026 की अटेम्प्ट के लिए जा रही हैं, तो आपने मैडम को लाजमी बताना है, क्योंकि जब आप मैडम को बताएंगे तो फिर आपकी डबल क्लासेस हम कंडक्ट करेंगे। अच्छा जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले कुछ चीजें जी। सबसे पहले सेंटेंस। बेटा सेंटेंस जो है, सादा सी बात, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक कंप्लीट थॉट डिलीवर करता है, या अगर मैं सादा उर्दू में कहूं तो एक वाक्य जी, एक कंप्लीट वाक्य। ठीक है, एक वाक्य जब आप उसको डिस्क्राइब करते हैं ना, तो वो बेसिकली आपका एक सेंटेंस होता है। क्या होता है जी, एक सेंटेंस, तो याद रखिएगा। ओके, तो सादा लफ्जों में कि सेंटेंस बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट थॉट डिलीवर करता है। तो बेटा अगर वो कंप्लीट थॉट डिलीवर नहीं करेगा तो अपने जहन में इस बात को बिठा लें, वो सेंटेंस नहीं होगा। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करने वाला। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला, और उसके बाद जो यूज हुआ होता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। जिस तरह आप यहां पे देखिए, ये एक सबसे पहले ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि ये कंप्लीट थॉट डिलीवर कर रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। ठीक है, ओके, उसके बाद ये जो अली लिखा हुआ है ना, ये वाला जो अली लिखा हुआ है, ये है आपका सब्जेक्ट, और ये जो आगे आप पढ़ रहे हैं इज रीडिंग अ बुक, ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, अभी आपको जस्ट इतनी आइडेंटिफिकेशन, आपके पास इतना नॉलेज होना काफी है, क्योंकि हमने
चीजों को आहिस्ता आहिस्ता सीखना है, ठीक है। और ये नहीं है कि मैं आपके लिए कोई बहुत सारा आप इसमें कोई 7-8 माह ले जाऊंगा, नहीं बेटा। अगेन मैंने बताया है कि 4 to 5 months इंशाल्लाह, और इसी तरह से चीजों को हम सीखते जाएंगे। तो सादा सी बात जी, यहाँ पे मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक कंप्लीट थॉट डिलीवर करता है, और अगर वो कंप्लीट थॉट डिलीवर ना करे तो वो सेंटेंस नहीं होता। और दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और बाकी उसका जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। और प्रेडिकेट में क्या बात हो रही होती है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। वो आपको कौन बता रहा होता है, वो आपको प्रेडिकेट बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस की डेफिनेशन और भी है जी, जो कि आमतौर पे ये लिंग्विस्टिक जो वे में यूज की जाती है, और ये यूनिवर्सल है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बेसिक नहीं है, ये एडवांस है। ये नेक्स्ट क्लासेस में हम जाके ये वाली डेफिनेशन जो है ये हम सीखेंगे कि सेंटेंस बेसिकली एक ग्रामेटिकल यूनिट होता है। एक इतना बड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ना, वो एक ग्रामेटिकल यूनिट होता है। और जिस तरह एक एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन जो होता है ना, एक्सप्रेशन जो होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक सेंटेंस होता है। तो ये जब हम आगे जाके चीजें हमारी एडवांस होंगी, ठीक है, जब हम लॉन्ग सेंटेंसेस के ऊपर जाएंगे तो वहां पे जाके हम लाजमी सीखेंगे इन चीजों को, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है। तो अभी जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, हमने बेसिक से स्टार्ट किया है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए इस स्लाइड को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, अब जरा देख लीजिए, एक एग्जांपल और है आपके सामने, ताकि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ सके, ठीक है। तो अगेन वही पुरानी वाली, अभी एक दफा डेफिनेशन ध्यान में रख लें कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि कंप्लीट थॉट डिलीवर करता है, ठीक है। और उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो ये रहा जी, ये आपका द सन जो है ये सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। ओके, सादा सी जी बात, इस चीज का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, इतनी सी बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बेटा, सेंटेंस को बनाने के ना 3 पिलर है, ठीक है। जिस तरह आप चाय बनाते हैं तो कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना। अगर आपके सामने एक बंदा आया, उसने एक चाय का कप पकड़ा हुआ है लेकिन उसमें चाय नहीं है, दूध डाला हुआ और आपसे कह रहा है चाय पी लें जी, तो क्या आप उससे कहेंगे यार पागल है तुम, इसमें तो ये तो चाय नहीं है, तो दूध है, ठीक है। तो इसी तरह मेरे बच्चे, सेंटेंस को बनाने के, सेंटेंस जब बनता है उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। सेंटेंस के कुछ पिलर्स हैं जी, उनके बगैर आप सेंटेंस नहीं बना सकते। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो पिलर है ना बेटा, वो है टेंसेस। अब आप कहेंगे सर टेंसेस क्या होते हैं जी। बेटा, एक तो टेंसेस आपने किए हैं, वो ता है, ती है, ते है वाली अप्रोच से। एक टेंसेस आपको मैं करवाऊंगा, वो टेंसेस जो मैं आपको मैं करवाऊंगा ना बच्चे, वो होंगे एडवांस ग्रामर के, जिसमें ता है, ती है, ते है वाली अप्रोच नहीं चलेगी, क्योंकि टेंसेस टाइम मशीन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है फ्रेजेस, फिर तीसरे नंबर पे है क्लॉजेस। और इन चीजों को हम डेफिनेटली यहाँ पे आज हम इन चीजों को सुपरफिशियल लेवल तक हम देखेंगे, यानी कि हम आज इनके बेसिक्स को देखेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम डेफिनेटली, याद रखिएगा फ्रेजेस का एक पूरा चैप्टर है, 14 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, ठीक है। क्लॉजेस का एक पूरा चैप्टर है, इसी तरह से टेंसेस का एक पूरा चैप्टर है जिसमें एक्टिव और पैसिव। और ये हमने उस वे में नहीं करने जो कि आपने पहले बेसिक जो आपने किए हुए हैं अपने बचपन से, ता है, ती है, ये वाली सेंस है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा इनके हवाले से सीखेंगे। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 3 पिलर्स हैं सेंटेंस के, 3 पिलर, सबसे पहला है टेंसिस। टेंसिस क्या सिखाते हैं जी, टेंसिस सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि ग्रामर के अंदर टेंसिस टाइम मशीन है, ठीक है। ग्रामर के अंदर टेंसिस क्या है, टाइम मशीन। तो आपके जो डिफरेंट एक्शंस होते हैं ना, जो मुख्तलिफ एक्शंस होते हैं आपके, उन एक्शंस को टेंसिस जो है वो एक डेफिनेट टाइम जोन में पुट करते हैं, उन एक्शंस को एक डेफिनेट टाइम जोन में पुट करते हैं। एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा, बहुत सादा सी बात, देखिए आपके सामने एग्जांपल के तौर पे हमने 3 पास्ट लिखे हुए हैं। एक है रिसेंट पास्ट, एक है नियर पास्ट और एक है डिस्टेंट पास्ट। ये आपको ये समझाने में काफी होंगे कि बेसिकली टेंसेस किस तरह से आपके डिफरेंट एक्शंस को एक डेफिनेट टाइम जोन में पुट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा, सबसे पहले है रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट ना एक ऐसा एक्शन होता है, एक ऐसा एक्शन जो कि अभी अभी खत्म हुआ, अभी अभी, ठीक है, कोई 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। और उसका इंपैक्ट जो हो ना, उसका जो इंपैक्ट हो वो हमारे प्रेजेंट के ऊपर आ रहा हो,
मिसाल के तौर पे ये आपके सामने लिखी हुई है मिसाल कि आई हैव कट माई फिंगर। मिसाल के तौर पे मैंने 5 मिनट पहले मुझसे मेरी फिंगर कट हो गई थी। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि अगर 5 मिनट पहले फिंगर कट हुई थी तो अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन होगी। प्रेजेंट में डेफिनेटली मैंने बैंडेज की हुई होगी, मुझे पेन हो रही होगी। तो वो एक्शन जो 5 मिनट पहले अकर हुआ था, ठीक है, उस एक्शन ने क्या किया, उस एक्शन ने मेरे प्रेजेंट को इंपैक्ट कर दिया। तो ऐसे एक्शन को सबसे पहले, ऐसे एक्शन को जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं तो रिसेंट पास्ट में करते हैं। और इस एक्शन के लिए जो टेंस यूज किया जाता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। याद रखिएगा, ऐसे एक्शन के लिए जो टेंस यूज किया जाता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। एक और मिसाल देता हूं समझने के लिए। आपने अगर ट्रंप के टैरिफ्स के इंपैक्ट्स की बात करनी है ना, अगर ट्रंप के टैरिफ्स के इंपैक्ट्स की बात करनी है तो वहां पे ज्यादातर जो आप टेंस यूज करेंगे ना वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि उनका इंपैक्ट अभी भी आ रहा है आपके प्रेजेंट के ऊपर, जो ट्रंप के टैरिफ्स। ठीक है, ओके क्लियर, आगे चलें। दूसरे नंबर पे जी, नियर पास्ट। अब नियर पास्ट और डिस्टेंट पास्ट ना आपस में यूं जुड़े हुए हैं ऐसे। नियर पास्ट और डिस्टेंट पास्ट आपस में यूं जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा जो आपका पास्ट परफेक्ट था ना उसको आप हमेशा सिंगल लिखते हैं, यानी कि उसको आपने कभी भी नियर पास्ट के साथ नहीं लिखा, जो कि बेटा मोस्टली गलत होता है। मोस्टली गलत होता है। सम टाइम जब सिंगल लिखा भी जाता है तो उसमें नियर पास्ट की जो सेंस होती है ना वो इंप्लाइड होती है। ठीक है, तो बेटा मैं एक और मिसाल देता हूं यहां पे। एक मिसाल तो आपके सामने ना, एक मिसाल और देता हूं समझने के लिए, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प हो सके। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, हम नहीं मौजूद थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो तबलीग का काम था, जो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे लगाया था, आपने वो फरमाया और इस दुनिया फानी से आप रुखसत हो। हम तब भी मौजूद नहीं थे। तो बेटा एक ऐसा एक्शन जो ना हमारे सामने शुरू हुआ और ना ही हमारे सामने खत्म हुआ, उस एक्शन को जब भी हम प्रेजेंट करेंगे तो हमेशा बेटा डिस्टेंट पास्ट में प्रेजेंट करेंगे और उसके लिए टेंस यूज होगा पास्ट परफेक्ट। अच्छा, दूसरे नंबर पे जी, अब देखिए मैंने आपको अभी मिसाल दी ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जानते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है उनसे मोहब्बत करना। तो हमें कैसे पता चला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? हमें हमारे उलमा इकराम ने बताया। इसके साथ साथ कुरान पाक ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। इसके साथ साथ हमें मजीद अहादीस से पता चला। तो बेटा ये क्या है, ये रेफरेंस एक्शन है, और ये रेफरेंस एक्शन नियर पास्ट में आए। ठीक है, और इन रेफरेंस एक्शन ने आपको उस एक्शन के बारे में खबर दी जो एक्शन आपके सामने अकर नहीं हुआ। तो ऐसा एक्शन जो होता है, आयशा नदीम प्लीज माइक पर। अच्छा, तो जो ऐसा एक्शन होता है बेटे, ऐसे एक्शन को आप पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट करते हैं। किस में प्रेजेंट करते हैं जी? पास्ट इंडेफिनिट। तो सादा से लफ्जों में, ठीक है, आपने यहां पे सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो टेंसेस होते हैं ना, टेंसेस एक टाइम मशीन की तरह एक्ट करते हैं। और वो टेंसेस जो हैं वो आपके डिफरेंट एक्शंस को एक डेफिनेट टाइम जोन में पुट करते हैं। ठीक है, और आगे जाके जब हम टेंसेस का चैप्टर करेंगे तो हम डिटेल में करेंगे। हम एक एक टेंस को उसकी सेंस के मुताबिक देखेंगे, ना कि ता है, ती है, ते है के मुताबिक। ठीक है, आपको वो जो ट्रांसलेशन में मसला आता है ना, जब आप उर्दू पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लेके जाना होता है, ट्रांसलेशन मसला आता है ना, वो आपका टेंसेस दूर करेंगे। क्योंकि जब भी आपने अपने सेंटेंस को लिखना होता है तो सबसे पहला काम पता क्या होता है? उसको टेंस पहनाना होता है। और मोस्टली बच्चों को टेंस आते ही नहीं, क्योंकि आपने वो ता है ती है की अप्रोच से करते हैं, तो इसीलिए आप हमेशा ता है ती है में फंसे रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पिलर जी, दूसरा पिलर है बेटे फ्रेज। अब फ्रेज क्या चीज है जी, इसको थोड़ा समझिएगा। बेटा सबसे पहले आप फ्रेज के कुछ, मैंने आपके सामने ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। ये याद रखिएगा, ये प्रैक्टिस्टिक जो है ये एडवांस लेवल की नहीं है। अभी बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें आपको बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल की। ठीक है, और आज जो चीजें आपको बेसिक लेवल की करवा रहा हूं, हमने यही सारी चीजें जब पूरा पूरा चैप्टर करना है इनके ऊपर। टेंसेस का पूरा चैप्टर है, फ्रेजेस का पूरा चैप्टर है, क्लॉजेस का पूरा चैप्टर। ठीक है, अब जरा देखिए बेटे, फ्रेज फ्रेज की टोटल ना 14 टाइप्स हैं जी, यानी कि इस चैप्टर में टोटल 14 टाइप्स। ठीक है, और
जब आप देखते हैं ना कि यार डॉन में एक पूरा का पूरा पैराग्राफ ही एक ही सेंटेंस में लिख दिया गया, तो बेटा समटाइम ये होता है कि उसने कोई क्लॉज ही यूज नहीं की होती, ठीक है, सिर्फ एक वो क्या करता है, एक टेंस इस्तेमाल करता है और इसके साथ साथ सारी की सारी फ्रेजेस इस्तेमाल कर देता है। तो बेटा फ्रेज जो है, फ्रेज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने अपने जेहन में रखनी है कि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। इस बात को दोबारा से सुन लें, फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता जी। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनके पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। दूसरा, इसके बाद फ्रेज की मीनिंगफुल सेंस नहीं होती जी, फ्रेज की मीनिंगफुल सेंस नहीं होती। चौथे नंबर पे, फ्रेज सेंटेंस को एक्सपेंड करती है, फ्रेज सेंटेंस को ब्यूटीफाई करती है जी। तो इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है जी। ये जो प्रैक्टिस ट्रिक्स है ना फ्रेज की, इनको आपने जहन में रखना है। आगे जाके हम एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या आखिर किस तरह से फ्रेज के पास ना तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ना ही फ्रेज के पास कोई मीनिंगफुल सेंस है, और ना ही दूसरे नंबर पे जो फ्रेज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है और उसकी अपनी कोई सेंस नहीं होती, अपना कोई मीनिंग नहीं होता। फ्रेज सेंटेंस को एक्सपेंड करता है, सेंटेंस को ब्यूटीफाई करता है। यस अरसलान मुनीर, प्लीज क्वेश्चन करें बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन से मुराद, तो मतलब कि ना उसमें सब्जेक्ट अभी होगा ना वर्ब होगा। हाँ जी, अभी बताने लगा हूं, अभी बताने लगा, ये देखिए जरा आ जाए। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं फ्रेज की, ये देखें जी। ये है आपका सब्जेक्ट, ऐसी है अरसलान मुनीर, अपना माइक ऑन कर दो। सब्जेक्ट है ना वी, जी सर। ओके। जी सर। अच्छा ये आपका क्या है जी, वी आर सॉरी, ये वर्ब है, आर जी आपका, सर। आर वर्ब है ना। जी सर वर्ब है। अच्छा ओके, यहां तक जी। तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमेशा क्लॉज के पास होता है, चाहे वो डिपेंडेंट क्लॉज हो चाहे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, ठीक है। जो फ्रेज है, जितनी भी फ्रेजेस हैं जी, 14 टाइप्स हैं, जितनी भी पूरे का पूरा चैप्टर जो फ्रेजेस का है, किसी एक फ्रेज के पास भी, किसी एक फ्रेज के पास भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसी वजह से उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता जी, वो मीनिंगलेस होती है, मीनिंगफुल सेंस नहीं डिलीवर कर रही होती। अच्छा, ये आगे जाके क्लॉज पे बताता हूँ, ये बेसिक डिस्टिंक्शन है इन दोनों के दरमियान। देखिए जी, अब ये जो है ना ये वाला, फॉर हर डिपार्चर, अब यहां पे कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। अगर आप ये निकाल दें, वी आर सॉरी को आप साइड पे कर दें, ये आप साइड पे कर दें, ये वाला, ठीक है, इसको आप साइड पे कर दें। इसका कोई अपना कोई सेंस है इसकी फॉर हर डिपार्चर की? नहीं है। क्यों रसलान मुनीर बेटा, है इसकी कोई अपनी सेंस है? सर मतलब कि उसके जाने के बाद हाँ बस जी, यही बात बन रही। हाँ वही ना, कोई और सेंस नहीं है ना, कोई बात नहीं समझ आ रही। बात आपको तभी जी समझ सर आती है ऐसे ही। डेफिनेटली जब सब्जेक्ट वर्ब का जब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा इसी तरह से, जी सर। अच्छा इसी तरह से ये है वेरी स्लोली, ये भी एक फ्रेज है, जी सर। और इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसी तरह से इन द एंड, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसी तरह से ऑफ काइंड नेचर, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। अभी मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा कि ये कौन सी फ्रेजेस हैं, आपने कंफ्यूज हो जाना है। अभी जस्ट आपने जो बेसिक सुपरफिशियल लेवल के ऊपर जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस उतना काफी है कि जो फ्रेज होती है भाई उसके पास कोई लाइक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ही होता, उसका अपना कोई भी लाइक मीनिंगफुल उसकी सेंस नहीं होती, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जितनी भी फ्रेजेस हैं तमाम के ऊपर ये चीज अप्लाई हो। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है क्लॉज। अब क्लॉज के पास ना सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ये लिखा हुआ है, इसके पास होता है। और क्लॉज का जो मीनिंग है बच्चों, वो क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देती भी है और नहीं भी देती है। लेकिन चाहे इंडिपेंडेंट क्लॉज है चाहे डिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। अब जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना बेटे, वो मीनिंगफुल सेंस देती है, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देती है, ठीक है। और और एक बात और याद रखिएगा, सेंटेंस जो क्लॉज होती है, क्लॉज आपके सेंटेंस का पार्ट होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है।
अच्छा, दूसरे नंबर पे जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो जी मीनिंगफुल सेंस नहीं देती। अब आप ये ना समझिएगा कि जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देती तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट क्लॉज में भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी है। ये चीजें आपको स्टार्ट में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हर क्लास में फिर आपको ये चीजें जब बार बार पूछूंगा तो रिवाइज होंगी, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। और जितनी बेसिक्स आपकी पक्की होगी, जितनी बेसिक्स, जितनी फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होगी, रोबस्ट होगी, डेफिनेटली उतना ही उसके ऊपर हम इमारत को स्ट्रांग बना सकेंगे। ठीक है। फिर आपको लिखते हुए ना जो मसाइल आते हैं या आपको पढ़ते हुए मसाइल आते हैं, बेटा ये देखिएगा ये यूं करके डिसअपियर होंगे। असल मसला पता क्या है, बड़ी अकेडमियों में क्या करती हैं, वो ये चीजें करवाती नहीं है। और प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के कि वो ये चीजें नहीं करवाती। अभी तो मैंने जस्ट सुपरफिशियल लेवल पे ये चीजें बताई हैं। अभी आगे जाके मैंने आपको जब डेफिनेटली ये पूरा चैप्टर है क्लॉज का, ये कोई एक सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होगी बात, ये पूरा चैप्टर है। ठीक है। विच और डैट कैसे लिखना है ये उसी चैप्टर में आप कहानी है पूरी की पूरी। वो जो एडजेक्टिवल क्लॉज, इसेंशियल नॉन इसेंशियल क्लॉज, इसके साथ साथ एडवर्बियल क्लॉसेस, फिर इसके साथ साथ नाउन क्लॉसेस। समटाइम आप नाउन क्लॉज को पता है कैसे लिखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते। बच्चों को यही नहीं पता होता कि यार इन नाउन क्लॉज क्या है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, क्योंकि दोनों में डेफिनेटली कंफ्यूजन होती है। लेकिन बेटा वो मसला वही है अगेन कि आपने एक लैंग्वेज करनी है लेकिन आप उसकी बेसिक्स नहीं करते, आप डायरेक्टली आप कहते हैं कि बस हमें लिखना आ जाए। अच्छा, अब इसमें एक बात और याद रखिएगा, जिन बच्चों ने डेफिनेटली आप चाहे आपने शॉर्ट ऐसे लिखने हैं, चाहे आपने CSS और PMS के ऐसे लिखने हैं, ठीक है, तो आपको जो आपकी फर्स्ट रेगुलर क्लास होगी ना उसमें पैराग्राफ राइटिंग सिखाऊंगा। ओके, और वो पैराग्राफ फिर आप मुझे वीकली 3 दिन आप मुझे चेक करवा सकते हैं, वीकली 3 डेज लाइव क्लास में। लाइव क्लास में आप अपना मुझे पैराग्राफ चेक करो, और उसमें फिर रीडिंग्स की आपने रीड किस तरह से करना है वो भी सिखाऊंगा जी, डोंट वरी। और ये सारा का सारा इसी जो हमारा सिलेबस है इसी का पार्ट है जी, कोई उसके सेपरेट चार्जेस नहीं होंगे। आ जाए जी क्लॉज की, ये देखिए जी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रखी हैं। देखिए बेटा ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। अभी डिपेंडेंट क्लॉज कैसे बनी है वो छोड़ दे, ठीक है, बस इतना याद रखें कि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। ठीक है, ये जिस तरह इफ है ना, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये जब हम आगे चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली डिटेल में सारी चीजें करेंगे। अभी यहां पे इसको रिकॉग्नाइज करें कि क्लॉज के पास चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो भाई, सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। तो ये देखिए ही जो है वो सब्जेक्ट है बच्चों, और कम्स जो है ये वर्ब है। हालांकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देती, लेकिन फिर भी इसके पास सब्जेक्ट वर्ब है। इसी तरह से ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके पास सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। और ये पूरा का पूरा एक वाक्य बनता है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है। इसी तरह से ही सेड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसी तरह से ये आपकी ही सेड वाली जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसके साथ कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। और दूसरी तरफ ये जो लिखी हुई है दैट ही वुड कम, दैट जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। तो ही क्या है बच्चे, ही सब्जेक्ट है, और अगेन ये क्या है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है। तो बच्चे अगेन इस बात को जहन में रख लें कि फ्रेज के पास ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी जो सेंस होती है वो मीनिंगफुल सेंस नहीं होती जी। ठीक है। हाँ जी, यस बेटा, यस 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 यस। देखिए ना ये आपके सामने मैंने बताया आपको कि ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है ये वाली, ये डैट ही वुड कम, और ये ही जो है ये उसका सब्जेक्ट है और कम जो है ये उसका वर्ब है। इसी तरह से ऊपर देखें, ही जो है वो सब्जेक्ट है और अगेन कम्स जो है वो उसका वर्ब है। हालांकि दोनों ही डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। तो बच्चे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यस इसमें हमने जो
एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि हम क्या इसमें हम ऐसे कवर करेंगे। यस बेटा, ऐसे कवर करेंगे। ये आपके 200 मार्क्स की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी जी। डोंट वरी जी। फी को ना देखें, फी को ना देखें, फीस इतनी ही रहेगी। ओके, डोंट वरी बच्चों। अच्छा, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स देख लें, जो हमने अभी कुछ चीजें सीखी हैं उनको हम इंप्लीमेंट कर लें जी। आर यू रेडी बच्चों? जल्दी से बताएं, जल्दी से, क्विकली क्विकली। रेडी? करें या आगे बढ़ें? इंप्लीमेंट करें या आगे बढ़ें? ओ बोलो ना यार, क्यों शर्मा रहे सर इम्प्लीमेंट करें। हो? ओके, अच्छा जी, साथ साथ आपने मुझे आंसर करते जाना है, ठीक है। आपका पहला सेंटेंस देख लें जी, फर्स्ट वाला सेंटेंस। आपने मुझे सिर्फ इतना बताना है, यहां पे आप आइडेंटिफाई कर लें, सिर्फ इतना सा, क्लॉज और फ्रेज को आइडेंटिफाई कर लें, सादा सा, ठीक है। और दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि क्लॉज के पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। फ्रेज के पास ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे शुरू से देख लेते हैं, शुरू से। ये है बेटा सब्जेक्ट, और ये क्या है? ये है वर्ब। तो फिर ये क्या होगी बेटे? ये वाली क्लॉज होगी कि नहीं होगी? सर क्लॉज। क्लॉज होगी जी, वेरी सर गुड। होगी। यस, वेरी गुड। अच्छा, ओके। ये क्या है? ये वाली, दिस वन। इसका मैं कलर चेंज कर दूं ताकि फिर आप कंफ्यूजन नहीं सर हो। ये वाली, फ्रेज। ये फ्रेज है जी। कैसे पता चला? क्योंकि ना यहां पे सर सब्जेक्ट फ्रेज। है और ना ही यहां पे वर्ब है, ठीक है। ओके, राइट, क्लियर? हफ्सा बेटा, जी। सबको जी क्लियर है सर। ना? ओके, गुड। अच्छा, आगे चलते हैं जी। ये देखिए जी, ये एज जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है बच्चों, एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ओके, गुड। अच्छा, एज जो है वो क्या है? वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो यहां पे देखिए, एक मिनट जी, मुझे बच्चों का, यस बेटा, गुड निशान। अच्छा, एज जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। तो ही क्या है? सब्जेक्ट। और अगेन ये वॉज क्या है? ही सब्जेक्ट है, और वॉज जो है वो आपका वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है? ये आपकी एक क्लॉज है बेटे। इसी तरह से ये भी आपकी एक क्लॉज है। यहां पे फ्रेज है ही कोई नहीं है। इसी तरह से ये ऊपर वाला सेंटेंस ही हमने यहां पे लिखा हुआ है। अगेन आगे देखिए बेटे, अनलेस ये वाला, ये यू सब्जेक्ट है और अगेन ये वर्ब है, ठीक है। इसी तरह से यू सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये सारा का सारा ये वर्ब है। तो अगेन ये दोनों क्लॉजेस हैं। नीचे भी देखिए बेटे, ये भी क्लॉज है। उसके बाद लास्ट वाला बताएं जी, कौन बताएगा मुझे? लास्ट वाला, ये वाला, ये वाली आपकी क्लॉज है या फिर फ्रेज है? सिर्फ इतना, ऑन द फर्स्ट, ये बेटा इसको इसको फर्स्ट डे फ्रेज। कर लीजिएगा। यस, ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफिस, ऑफिस फ्रेज है। कैसे पता चला सर मुझे ये बेटा? फ्रेज। कैसे पता सर चला हमें? फ्रेज है। सर इसमें सर सर इसमें यहाँ ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ना वर्ब है। यस, वेरी गुड जी। ना यहाँ पे सब्जेक्ट है ना यहाँ पे वर्ब है। इसी तरह से ये क्या है? अब मुनीर आप बता दो बेटे, ये क्या है? ये वाली, ये दूसरे वाली, सर ये क्लॉज है। ये क्लॉज है जी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। ओके जी, गुड बच्चों, वेरी गुड जी। सर। यस बेटा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी। सर जो क्लॉज होती है वो वही सेंटेंस में होता है? मतलब जो क्लॉज है वही सेंटेंस होता है सर? बेटा, क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। अब यहाँ पे अगर आप क्लॉज जी सेंटेंस ठीक है। कहेंगे ना, जी। अगर आप यहाँ पे सेंटेंस कहेंगे, तो ये क्लॉज, ये फ्रेज, ये दोनों मिलके सेंटेंस बना रही है ना। जी ठीक है सर। हाँ हो गया जी, क्लियर। तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है। इसी तरह से वो दूसरा भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो आपकी फ्रेज होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि थ्री सर पिलर्स आई होते हैं हैव अ सेंटेंस। क्वेश्चन। यस बेटा, क्वेश्चन करो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बताया कि इंडिपेंडेंट हमें मीनिंग देता है। तो सर मीनिंग तो हमें तब पता चलेगी प्रॉपर कि जब हमें पूरी डायरेक्शन पता होगी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। लाइक जैसे यहाँ पे विल की बात हो रही है तो हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अगर वर्ब की बात करेंगे तो वो हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और डिपेंडेंट में हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होगा। नहीं बेटा, अब आप कंफ्यूज हो रही है। सिंपल, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए कहा है, मैंने बहुत सुपरफिशियल लेवल पे मैं चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ इससे आगे दिमाग को नहीं लेके जाए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीजें करवाऊंगा थोड़ा सा ना, आसान वे में। समझे बात को?
जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, डिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई करने का एक सादा सा तरीका है, और वो पता क्या है, उसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। ठीक है, अब सा ओके, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है उसके साथ, और उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन मसला ये है कि वो आइसोलेशन में स्टैंड नहीं करती। आइसोलेशन में स्टैंड का मतलब ये है कि वो इटसेल्फ, अगर आप ये लिखेंगे ना एज ही वॉज इल, जैसा कि वो बीमार था, तो भाई व्हाट, ये बात कंप्लीट डिलीवर नहीं हो रही। तो सेंटेंस के कंप्लीट होने के लिए हम कहते हैं कि भाई एक ग्रुप ऑफ वर्ड जरूर होता है, लेकिन बात कंप्लीट डिलीवर हो रही होती है, थॉट कंप्लीट डिलीवर हो रहा होता है। तो हम कहते हैं यहां पे कुछ ना कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई एज ही वॉज इल ही कुड नॉट अटेंड ऑफिस, क्योंकि वो बीमार था उसने इसलिए ऑफिस को अटेंड नहीं किया। तो अब ये दोनों फ्रेजेस, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मिलके ये क्या बना रही हैं, ये एक सेंटेंस बना रही। दूसरी तरफ अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात करूं, तो इंडिपेंडेंट में देख ले, ये जो आप कंफ्यूज हो रही ना हेल्पिंग वर्ब को लेके, तो ये आपका ना मसला जो है ये टेंसेस में सॉल्व हो जाएगा, नॉट विद। ठीक है, अच्छा ये जो आप दूसरा बेटा, ही कुड नॉट अटेंड ऑफिस, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जरूरत नहीं होती डिपेंडेंट क्लॉज की, ये इटसेल्फ एक कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे काम करती है कि ही कुड नॉट अटेंड ऑफिस, बस ठीक है, उसने ऑफिस अटेंड नहीं किया। तो इसके ऊपर हमें कोई जरूरत नहीं है कि आप इसके ऊपर कोई आप ये कहें कि यार इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसका मीनिंग बेटा कंप्लीट है। ये बातें मैं आगे जाके करूंगा, अभी हम क्योंकि बेसिक चीजों को सीख रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि काइंडली बच्चों आप बेसिक सीखें, नहीं तो आप यहाँ पे इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है, ये तो आएगी नहीं। ठीक है, दोनों तो सर इसको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यस यस, ओके क्लियर बेटा, हो गया, क्लियर हो गया, मुझे बस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, ओके बेटे, बाकी ओके क्लियर ओके, है। कोई बात नहीं बच्चे। अच्छा, अब देखें जी नेक्स्ट, अभी तक हमने बेसिक चीजें देख ली हैं, यानी कि आपको ये चीज समझ आ गई है कि यार सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल का भी बताया। ठीक है, और अगर आप इस चीज को यहाँ पे अप्लाई भी करना चाहें ना, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं ये चीज को। ये आपके सामने नजर आ रहा है सबको? हाँ जी, नजर आ रहा है। यस सर। अच्छा, ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जी। देखो वो कैसे, आप कहेंगे सर वो कैसे, ये देखिए पहला सेंटेंस ही देख लें, द बलोचिस्तान गवर्नमेंट्स लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑब्लाइजिंग फैमिलीज टू रिपोर्ट। हाँ जी बताओ बच्चों, ओ बोलो, इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है? ये जहां तक जिसको मैंने मार्क किया है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है क्या? ओ बोलो ना। नहीं है, वेरी गुड बेटे, अफसा ने सही सही इसको आइडेंटिफाई किया, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। द बलोचिस्तान गवर्नमेंट्स लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑब्लाइजिंग फैमिलीज टू रिपोर्ट, तो फिर ये क्या है, ये फ्रेज है। अभी ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी फ्रेज है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये फ्रेज है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, दिस वन, इफ देयर रिलेटिव्स हैव गॉन मिसिंग, यहां तक ही बस देख ली, इफ देयर रिलेटिव्स हैव गॉन मिसिंग। हाँ जी, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, यस, देयर रिलेटिव सब्जेक्ट है, हैव गॉन मिसिंग ये क्या है, हैव गॉन क्या है, वर्ब है। तो वर्ब फिर से यस बेटे, वर्ब यस 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 यस, तो फिर ये क्या हो गया, होगा ना। तो इसको आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं, क्लास के बाद कीजिएगा, लास्ट में क्लास के बाद जो चीजें आज आपने सीखी है ना, उनको एक दफा इसी तरह से कोई एक आर्टिकल निकाल लीजिएगा, कोई इसी के ऊपर, चाहे ये आपने आज का एडिटोरियल निकाला है, निकाल के अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, अभी आ जाए जी वापस जरा लेक्चर की तरफ। ये मैं दरअसल पिछली क्लास में करवा रहा था ऐसे। हाँ जी बच्चों, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कुछ चीजों का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने सिर्फ, मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आइडेंटिफाई करना है, और ये हमारा सुपरफिशियल लेवल का, अगेन मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि हम स्क्रैच से बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो बच्चों देखिए, सबसे पहले है, जिस तरह 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको दिखाए थे, तो जो पहले वाला है वो है नाउन। अब नाउन क्या है जी, सादा सी चीज, नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी
आप ये कह सकते हैं किसी प्लेस का नाम हो सकता है, तो वो नेमिंग वर्ड है जी, सादा सी बात, सिंपल। ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है जी? वो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। प्रोनाउन नाउन की प्लेस पे यूज किया जाता है जी। हम ये डिटेल में सारी चीजें करेंगे, ठीक है। अब इनको आइडेंटिफाई करने के, नाउन को आइडेंटिफाई करने का और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने का ये कुछ वेज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। जब आप हु का आंसर मांगते हैं तो वो आपको नाउन बताता है। जब आप हुम का सेंटेंस में से ना, सेंटेंस में जब आप हु का आंसर मांगेंगे तो आपको नाउन का बताया जाएगा, होम का मांगेंगे तो आपको नाउन बताया जाएगा, व्हाट का मांगेंगे तो आपको नाउन बताया जाएगा। देखिए जी वो कैसे, देखिए। शेक्सपियर वॉज अ ड्रामाटिस्ट। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं, अरसलान मुनीर, हु वॉज अ ड्रामाटिस्ट? सर हु। शेक्सपियर। तो हु ने किसका जवाब दिया? नाउन के बारे में बताया। सर जी सर। गुड। अच्छा, अगर मैं कहूं जी हैरी ब्रोक द विंडो, तो किसने विंडो तोड़ दी जी? हुम। हुम ब्रोक द विंडो, सॉरी, हु ब्रोक द विंडो? हैरी। अच्छा, हैरी, ठीक है। व्हाट, इसके बाद देखें जी, ये वाला, ये हैरी क्या है, ये आपका नाउन है। अच्छा, अब जरा एक चीज और यहां पे कुछ टूटा है यार। व्हाट, व्हाट का आंसर क्या दे रहा है? क्या टूटा है? विंडो। विंडो। तो विंडो क्या नाउन नहीं होता? सर नाउन होता है। होता है ना, तो फिर ये भी नाउन है। सर हो नाउन है ना, ओके। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स यस्टरडे। हु इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स यस्टरडे? हु इनवाइटेड जी? सर राम। राम। सर अच्छा, राम। yes, the judge ordered that the iron of prisoners removed। ठीक है, आयरन्स ऑफ प्रिजनर्स, ये नहीं देखिएगा चाहिए। ठीक है। तो अब आप मुझे खुद बताएं यहाँ पे, हु ऑर्डर्ड बेटे, किसने ऑर्डर किया? सर जज। ठीक है, और व्हाट ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर किया गया? द आयरन ऑफ प्रिजनर्स, ये ऑर्डर किया गया ना। जी। ठीक है, इसी तरह से कायद हैड प्रपोज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो अगेन यहां पे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बेटा ये जो हु, होम और व्हाट, ये आपको नाउन की आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको इस सर। चीज का, यस बेटे। सर आयरन ऑफ प्रिजनर नाउन होगा। यस बेटा, आयरन ऑफ प्रिजनर ये बेसिकली ना एक नाउन फ्रेज है ये वाली। ठीक है, जो सब्जेक्ट की जो भी काम, जो भी आगे जाके मैं वो बताता हूँ ना, ये जो इसके फंक्शंस होते हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे भी मैंने जो दिखाई ठीक थी। है। अच्छा, यहाँ पे भी देखें, ये जो मैंने फ्रेज दिखाई थी ना, दिस वन नजर आ रही है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें आपने कहा था सर जी इसमें तो सर। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ही नहीं था। लेकिन बेटा जी ये एक जी नाउन सर। फ्रेज थी। आप अगर व्हाट का यहाँ पे हु का लेंगे ना, हु का, तो आपको मिल जाएगा इसमें, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का, ये नाउन का काम कर रही है यहाँ। लेकिन चूंकि ये ग्रुप ऑफ जी वर्ड है, तो हमने अभी पढ़ा है कि जो फ्रेज होती है ग्रुप ऑफ वर्ड होती है, ऐसा ही है ना? नाउन तो एक वर्ड होता जी है, सर। राइट? जी सर। तो जो जी चीज सर। जो चीज नाउन की जगह पे यूज हो रही है, तो डेफिनेटली उसका फंक्शन भी नाउन वाला है। ये चीजें हम करेंगे जी, बड़ी डिटेल में जी सर। करेंगे, डोंट वरी, ये टेंशन नहीं लें। अच्छा, आ जाए वापस जी, ये रहा जी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ना नाउन को याद रखें कि नाउन के ना कुछ एक आइडेंटिफाई करने के ना कुछ और वेज भी होते हैं। मिसाल के तौर पे, नाउन से पहले आर्टिकल यूज होता है। ठीक है, नाउन से पहले क्या यूज होता है? आर्टिकल। इसके अलावा नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होता है। इसके अलावा नाउन से पहले प्रेपोजिशन यूज होती है। याद रखिएगा बच्चों, अगर प्रेपोजिशन के बाद, अगर प्रेपोजिशन के बाद नाउन नहीं आता, तो वो प्रेपोजिशन एडवर्ब बन जाती है। तो इसीलिए प्रेपोजिशन को अपना जो वजूद बरकरार रखने के लिए नाउन की जरूरत होती है जी। ठीक है, ये आप देख रही हैं, यहां पे देखें, इन एक प्रेपोजिशन है बेटे, और ये क्या है? द नेस्ट, नाउन है। क्यों बच्चों?
इन एक preposition है जी सर। और द नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट एक नाउन है। इसी तरह से आगे देखिए फर्दर, एन, एन क्या है, आर्टिकल। बच्चों एन आर्टिकल है ना, जी उसके बाद मैंने क्या कहा, जी सर। आर्टिकल के बाद नाउन यूज होगा, तो एग नाउन है। जी सर। इसी तरह से दा, ठीक है, दा क्या है, आर्टिकल है, उसके बाद क्या यूज हुआ है, जी सर। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक नाउन यूज हुआ है बेटे। ओके, अब फर्दर आगे देखिए जी, अगेन दी आर्टिकल है, उसके बाद ये गंगा एक नाउन यूज हुआ है। इसी तरह से ए जो है ये आर्टिकल है, ये सेक्रेड जो है ये एक एडजेक्टिव है, और ये दोनों आर्टिकल भी और सेक्रेड भी, ये दोनों रिवर को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल भी रिवर के लिए यूज हुआ है क्योंकि रिवर एक नाउन है, और ये एडजेक्टिव भी रिवर के लिए यूज हुआ है क्योंकि एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव का काम ही ये है कि वो आपको क्वालिटी बताता है नाउन की। ठीक है, इसी तरह से आगे देख ले बेटा, यहां पे भी यही सारी सिचुएशन है। ये जो इन है, इसके बाद ये हर सक्सेस, अगेन ये नाउन है। ठीक है, इसी तरह से आ ग्रेट, आ एक आर्टिकल है, ग्रेट एक एडजेक्टिव है, रोल क्या है, नाउन है। ओके, तो इसको आइडेंटिफाई करने का ये दूसरा तरीका है। एक मैंने आपको बताया व्हाट, whom और who, और दूसरा ये बताया कि नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल आएगा, एडजेक्टिव आएगा या प्रेपोजिशन आएगा। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट, ये भी वही उसी की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। द बॉय स्विच्ड ऑफ द फैंस, तो देखिए यहाँ पे ऑफ जो है ना, ये क्या है, ये क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है। उसके बाद दा क्या है, आर्टिकल है, और फैन क्या है, नाउन है। क्यों जी, ऐसा ही है। यस कलीम, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, मुझे नेट बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि नेट का काफी मसला है, तो बेटा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी हर क्लास के बाद, डोंट वरी। अच्छा, ही रिटर्न आफ्टर अ मंथ, तो यहां पे देखिए आफ्टर प्रेपोजिशन है जी, उसके बाद आ मंथ, आ क्या है, आर्टिकल है, और मंथ क्या है, नाउन है। ठीक है, तो बेटा इसको भी आप यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और याद रखिएगा अगेन, नाउन से पहले आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन यूज किया जाता है, तो आप इनकी मदद से बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीजें हम आगे जाके फर्दर डिटेल में करेंगे, आज हम सुपरफिशियल लेवल की चीजों को समझने की कोशिश करें। आगे है बच्चों फंक्शंस ऑफ अ नाउन। एक नाउन के फंक्शंस जी क्या क्या है। ठीक है बच्चों, आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं जी कि वो सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो सर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आज वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, जरा समझिएगा, फंक्शंस ऑफ अ नाउन जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि सर सब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन यूज होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन यूज होता है। क्यों अरसलान मुनीर, मैं सही कह रहा हूं, जी सर। सब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन यूज होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन यूज होता है, फिर क्या करें जी सर। भाई, सब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन यूज होगा और ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा समझ लें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है क्या। ठीक है, सब्जेक्ट डेफिनेटली सादा सी बात है, सब्जेक्ट काम करने वाला है, डूअर को आप सब्जेक्ट बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा हो, जिस तक जो एक्शन है वो ट्रांसफर हो रहा हो, उसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देखिए, द पीएल, ये है आपका सब्जेक्ट क्योंकि ये काम करने वाला है। ठीक है, उसने काम क्या किया, उसने रैंक को रैंक किया, रैंक किया किसकी, द बेल, बेल को बजा के, रैंक का मतलब बजाना, द बेल। ठीक है, एक्शन क्या हुआ, बजाने वाला, और क्या बजा कौन, बेल। तो एक्शन रिसीव किसने किया, बेल ने, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो भाई जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है, और जो एक्शन रिसीव करता है वो क्या है, वो क्या है जी, वो ऑब्जेक्ट है, और जो करता है वो सब्जेक्ट है। जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है, और जो रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब जरा आपने मुझे जवाब देना है ताकि सारी चीजें क्लियर हो। अली बिकेम अ राइटर, असलान बेटे, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर ये कहा जाए कि जी अली बिकेम अ राइटर, अली एक राइटर बन गया, तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो है अ राइटर, ये एक ऑब्जेक्ट है। जी सर। नहीं बेटा, क्या राइटर कोई और बंदा है, एक ही बंदा नहीं है राइटर, अली, अली भी वही है, राइटर भी वही है। जी सर।
तो ये तो उसी को दोबारा से रीडिफाइन करने वाली बात ही हुई ना। जी सर। तो बेटा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम ही ये होता है कि वो सब्जेक्ट को रीडिफाइन करना होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और आप भूलोगे तो नहीं बच्चों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भूलोगे तो नहीं। ठीक है, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रीडिफाइन करता है आपके सब्जेक्ट को। इसी तरह से देखिए, आई अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो टीचर ऑफ इंग्लिश भी मैं ही हूं और आई भी मैं ही हूं। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरे नंबर पे ग्रामर, आई एम टीचिंग ग्रामर, तो ग्रामर डेफिनेटली ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक्शन रिसीव करे, क्योंकि ग्रामर और चीज है, मैं और चीज हूं ना। तो याद रखिएगा कि अगर तो सेम है, अगर तो वही सब्जेक्ट की ही बात हो रही है, तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब दूसरे नंबर पे जो जहां पे कंफ्यूजन आता है वो है जी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों। तो आपने साथ साथ समझने की कोशिश करनी है। देखिएगा, मैं कहता हूं द सर्कमस्टेंसेस, ये आपके सामने लिखा हुआ है, सर्कमस्टेंसेस हैव मेड द ब्रदर्स। तो यहां पे देखें, ये जो ब्रदर्स है ना, द ब्रदर्स, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सर्कमस्टेंसेस हैव मेड द ब्रदर, सर्कमस्टेंसेस आपका सब्जेक्ट है, और द ब्रदर्स क्या है, ब्रदर्स है आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एनिमीज। बेटा क्या कोई एनिमीज और लोग हैं, वही ब्रदर नहीं है आपस में? क्यों सलाम बेटे, जो एनिमीज हैं वो ब्रदर ही है ना, जी सर। कोई और लोग तो नहीं है ना एनिमीज। यही ब्रदर ही एनिमीज बने हैं ना, सर्कमस्टेंसेस ने इन्हीं ब्रदर्स को एनिमीज बनाया है। जी सर। तो बेटा ये सब्जेक्ट डेफिनेटली, कंप्लीट हो। हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सर को ऑब्जेक्ट डिफाइन, या बेटा अच्छा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो सर अगर सर्कमस्टेंसेस है। सब्जेक्ट, हाँ जी, क्वेश्चन करो। अगर सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और अगर हाँ जी, ऑब्जेक्ट को करेगा तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। हाँ जी, एक और मिसाल लो ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, एक और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की एक और मिसाल ले लो। द कमेटी, ये सब्जेक्ट है, इलेक्टेड ये वर्ब है, मिस्टर अली ये ऑब्जेक्ट। मिस्टर अली द प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज, यहां पे ये जी मिस है, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज। कमेटी ने इलेक्ट किया किसको, मिस्टर अली को, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज। तो प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज भी अली है, वही है ना। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज है, ये किसको डिफाइन कर रहा है बच्चे, ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहा। सर अली। अली ऑब्जेक्ट है ना, क्यों बेटे, अली जी ऑब्जेक्ट है सर। ना। तो अली को डिफाइन कर रहा है, तो जी जो सर। चीज, तो बच्चों एक बात क्लियर कर लो, जो चीज सब्जेक्ट को डिफाइन करेगी वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगी, और जो चीज ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगी वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगी। क्लियर? ओ बोलो ना यार, क्लियर हो? जी सर, क्रिस्टल क्लियर। गुड। अच्छा जी, अब Clear. जरा एक चीज और ख्याल रखें नाउन के हवाले से। बेटा वर्ब ग्रामर में ना तीन ही चीजें ऐसी हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल बनता है, और नाउन उनमें से एक है। मिसाल दूं, देखिए आप कहते हैं ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है ना, दे प्लूरल है ना। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरे नंबर पे वर्ब है और तीसरे नंबर पे प्रोनाउन है। तो खैर हमारा यहाँ पे या ये अपने पास इसको लिख के रख लें कि सिर्फ इन तीन चीजों का प्लूरल बनता है, नाउन का, वर्ब्स का और प्रोनाउंस का। ठीक है, इनका सिंगुलर भी बनता है और इनका प्लूरल भी बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में आपने हमेशा कुछ चीजों को पढ़ रखा होगा, जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कंफ्यूज नहीं हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर? क्यों जी, कंफ्यूज होते हो? अच्छा, Yes, सर sir. मुझे आज। अच्छा देखिए जरा, बेटा माइक बंद करो ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है उसका वर्ब। ओके, इसी तरह से
सबसे पहले ऑब्जेक्ट वर्ब और दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट वर्ब मैं किसे बोल रहा हूं, मिसाल के तौर पे देखें, ही गेव अ रिंग। अब ये जो गेव है ना, ठीक है, यहां पे ही जो था वो सब्जेक्ट था और गेव जो है ये वर्ब है। अ रिंग, इसको आपका एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, अ रिंग, ठीक है। क्या चीज दी? रिंग दी, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो व्हाट का एक्शन, जो व्हाट का रिप्लाई देता है वो क्या देता है, नाउन के बारे में आपको बता रहा है। और रिंग भी नाउन याद रखिएगा। तो ये बेटा क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब याद रखिएगा, सब्जेक्ट ने जो वर्ब यानी कि जो एक्शन परफॉर्म किया, वो एक्शन किस वर्ब ने रिसीव किया? इस वर्ब ने रिसीव किया। ये सॉरी, किस ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया? और रैंक, रिंग वाले ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, इस सेंटेंस को दोबारा से देख लीजिए, गेव अ रिंग, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है ऑब्जेक्ट वर्ब, ये फर्स्ट वाला। ये गेव जो है ना, ये जो गेव है, इसका ऑब्जेक्ट है अ रिंग। उसके बाद मेरे बेटे ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है टू सारा, ये जो लिखा हुआ है ना टू सारा, तो ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है। और मैंने आपको अभी बताया है कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो सारा लिखा गया है ना, टू और सारा, सारा इसका ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का। तो ही गेव अ रिंग टू सारा। तो यहां पे इसीलिए ये दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन, ठीक है। अगेन अगर आप आगे भी देखते हैं तो देखिए बेटे, ही गेव सारा अ रिंग, ठीक है। ही गेव सारा अ रिंग। पहले मुझे यहां तक बता दें कि एक सिंपल सी बात की समझ आ गई है कि भाई वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है। इसके बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बताऊंगा, प्लीज मुझे बताइएगा। अरसलान बेटे, सिंपल सी सर। चीज की समझ आ गई आपको? बेटा रिकॉर्डिंग हो रही जी है, सर, ये सर। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रही है, प्लीज रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी बोलो। ये टू सारा वाली जो बात है इसकी समझ नहीं, पहले तक सारी समझ आ गई है। बेटा टू के बाद क्या लिखा है? नाउन आया ना टू के बाद, जी सर। और उस टू के बाद नाउन आया, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो टू के बाद जो आया जी है सर। बेटा, बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देख लें, इधर से देख लेना, यहाँ से। टू के बाद जो यूज हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि भाई प्रेपोजिशन के लिए क्या चीज होना जरूरी है? क्या चीज होना जरूरी है? सर। प्रेपोजिशन के बाद नाउन का होना जरूरी है। तो सारा एक नाउन है ना, जी सर। ठीक है। जी सर। यस। तो यहाँ पे बेटे, ये जो है ना, ये टू एक प्रेपोजिशन है और उसके बाद ये जो है ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, जी ठीक। अब जरा थोड़ा सा और समझिएगा। ये अभी ये वाला सेंटेंस छोड़ दें क्योंकि ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिखाएगा। ये वाला देखें, ही फॉट, वो लड़ा, विद प्रेपोजिशन है और उसके बाद द वुल्फ, वुल्फ क्या है? और एक नाउन है। तो विद के बाद यानी कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन यूज हुआ है वो क्या है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये जो द वुल्फ है, ये ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का, विद का। ये फॉट का नहीं है, ये विद का है। इसी तरह से ही इलेक्टेड सारा द प्रिंसिपल, उसने इलेक्ट किया सारा को द प्रिंसिपल, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी मैंने क्या बताया है, सारा ही प्रिंसिपल है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों बेटे, ऐसा ही नहीं होगा? अरसलान मुनीर, सारा ही है ना, सारा ही प्रिंसिपल इलेक्ट हुई है ना, कोई और तो इलेक्ट नहीं हुआ। तो सारा भी, यानी कि दोनों चीजें एक ही है, सारा भी एक ही पर्सन है और प्रिंसिपल भी एक ही पर्सन है, ठीक है। और यहां पे सारा एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो जो चीज ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगी वो क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये चीज समझ आ गई। अब जरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझ लीजिएगा, वो भी सिंपल सा है, वो भी आपको बहुत बेहतरीन वे में समझ आता है। अच्छा जी, ये देखिए बेटे, देखिए बेटा, ही गेव, ही गेव सारा अ रिंग, ठीक है। ही गेव सारा अ रिंग।
बेटा बेसिकली ना सिंपल सी बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो आपका वर्ब यूज हुआ है ना, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो ये वाला है, रिंग। है दोनों ही ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट वाला है। क्यों? अब सवाल रेज होते हैं व्हाई। तो बेटा सिंपल सी बात ये है कि उसने रिंग दी, ठीक है। रिंग दी किसको? सारा को। तो पहले जो एक्शन था वो रिंग वाला हुआ है, ऐसी है ना। रिंग दी गई सारा को, ही गेव सारा अ रिंग। और अगर आप यहां पे ये समझने की कोशिश करें कि सर यहां तो सारा सब्जेक्ट है और रिंग जो है वो सारा को डिफाइन कर रही हो, नहीं बेटे, दोनों की स्पीशी मुख्तलिफ है, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। सारा रिंग नहीं है। अगर ये बात ना सोचिएगा कि सारा को जो चीज डिफाइन कर रही है वो रिंग है तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नहीं बेटे। सारा रिंग नहीं है, सारा को रिंग दी गई है। तो इसीलिए बेटा आर रिंग जो है वो क्या है? वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद सारा जो यहां पे यूज हुआ है वो क्या है? वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ समझ आइए। अभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इतना सा समझ लें क्योंकि हमने आगे जाके ये चीजें बड़ी डिटेल में कर दी है, ठीक है। और भी चीजें हमारे पास करने वाली हैं ताकि हम मजीद चीजों को और डिफाइन कर सकें। यस बेटा, यस यस यस, सारा इनडायरेक्ट है और रिंग जो है वो डायरेक्ट है। अच्छा, अब चलते हैं जी आगे। वर्ब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेटा वर्ब जो है ना, वर्ब। सर यस बेटे, बोलो। अच्छा, वर्ब क्या है? आपने हमेशा ये कहते हैं कि सर सर ये जो पहला सेंटेंस है। हाँ जी बोलो। हेलो। यस, हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ सुन सर रहा ये हूँ। जो पहला सेंटेंस है, ही गेव अ रिंग टू सारा, हाँ जी। इसमें सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? नहीं बेटा, इसमें इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं है, यही तो बताया था मैंने। यहाँ पे ये जो टू है ना, टू, इसका ऑब्जेक्ट है सारा, ठीक है, यानी कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सारा। और ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है रिंग। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, यही बताया। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आ जाए जी। नेक्स्ट वर्ब। हाँ जी, वर्ब पे आ जाए बेटा। मैं ये चीजें ना बड़ी डिटेल में आगे जाके करवाऊंगा, अभी जस्ट आपको इन चीजों के साथ अवेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। इन चीजों की एक आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूँ कि आपने इनको आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है जी वर्ब। आपने वर्ब के बारे में यही सुना है जी, कोई एक्शन वर्ब होता है। नहीं बेटा, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ वो वर्ब नहीं होते, इसके अलावा भी जो वर्ब्स होते हैं वो स्टेट बताते हैं, वो पोजेशन बताते हैं, वो भी वर्ब्स होते हैं। और फर्दर एक चीज और याद रखिएगा कि वर्ब्स का जो सिंगुलर भी होता है वर्ब और प्लूरल भी होता है। मैंने आपको बताया ना तीन चीजें होती हैं, ठीक है, जिनमें वर्ब्स भी एक, नाउन भी है और वर्ब भी एक, ठीक है, और तीसरा प्रोनाउन। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली अभी हमने जब टेंस की बात की थी ना, तो टेंस की के हवाले से भी मैंने आपको जब मिसाल दे रहा था तो मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा एक्शन, यानी कि एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा एक्शन जो ना आपके सामने शुरू हुआ और ना ही आपके सामने खत्म हुआ। तो बेटा वर्ब्स जो होते हैं ना वो टेंसेस को भी डिटरमिन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वर्ब्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे जाके जब हमारा सिलेबस प्रॉपर स्टार्ट होगा तो उसमें हम बड़ी डिटेल में ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा कुछ चीजें देख लें, जरा देखिएगा। ये मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो वर्ब है ना वो एक्शन भी बताता है, वो स्टेट भी बताता है, वो पोजेशन भी बताता है। एक्शन, स्टेट और पोजेशन, ये तीनों चीजें बताता है वो, ठीक है। मिसाल के तौर पे, आई लाइक इंग्लिश, मैं इंग्लिश को पसंद करता हूँ। तो क्या इसमें कोई एक्शन है? जी मुझे बताएं। आई हाँ लाइक सर। इंग्लिश, यस। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, तो गोस जाना एक्शन है, यस है, ठीक है।
आई हैव अ बुक, तो यहां पे हैव जो है ये पोजेशन को बता रहा है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, तो ये क्या है, ये स्टेट को बता रहा है। यहां पे ये भी स्टेट को बता रहा था। ही रीच द स्कूल ऑन टाइम, तो रीच्ड में एक्शन इन्वॉल्व है, तो भाई ये रीच्ड वाला है, ये एक्शन को बता रहा है। तो वर्ब्स सिर्फ एक्शन वर्ड्स नहीं होते, वर्ब्स आपके वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन भी बताते हैं, जो स्टेट भी बताते हैं, जो पोजेशन भी बताते हैं। इसी तरह यहां पे देख ले, ही गोज टू स्कूल। यार इधर भी है। कहाँ है? हीरा यू रियाज, में है ना चार। हीरा रियाज, हीरा रियाज, हीरा रियाज, हीरा रियाज। अच्छा, ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही विल गो द स्कूल। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गोस, ये वेंट, ये विल गो, ये क्या है, ये आपके वर्ब है। ठीक है, तो बेटा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी मैंने जस्ट आपको इसके बेसिक्स से अवेयर करवाया है। इसके साथ साथ एक सर एक या इसमें, हाँ जी, सर यस बेटे। सर ये आई नो हिम जो आई नो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा इधर। बेटा आप मुझे खुद बताओ, आई नो हिम, आई नो जी, व्हाट यू नो। तो नो, देखिए कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो आपको कॉन्टेक्स्ट में ही समझ आते हैं कि वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं कि ये हमने आगे जाके चैप्टर्स में करना है कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। इसी तरह से स्टेट वर्ब क्या होते हैं, जिस तरह रिमेन, सीन, ये सारे के सारे। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी कोई भी वर्ड आपको, आपसे पूछा जाए कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं, तो आपने उसे कहना है कि भाई इसका सेंटेंस बनाओ, देन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। क्योंकि आप तब तक, क्योंकि एक वर्ड के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो एक ही टाइम पे वर्ब का काम भी कर रहा होता है, वो एक ही वो नाउन का काम भी कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए जब आप उसको कहेंगे सेंटेंस बनाएगा, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। तो यहाँ पे बच्चे ने पूछा कि सर ये ट्रांसिटिव वर्ब जो है, ये जो नाउन है, ये ट्रांसिटिव वर्ब भी होता है, ये नो जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है यहाँ पे। तो बेटा इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? हाँ यस जी, सर। तो फिर जिसके पास ऑब्जेक्ट आए उसकी वो कौन सा होता है? जी बेटे, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए वो ट्रांसिटिव होता है कि नहीं होता? आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, तो यहां पे ये ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव नहीं है बच्चे। क्लियर? ओके सर ओके। ओके गुड जी। अच्छा, मैं क्विकली करता हूँ जी, ऑलरेडी टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, मेरी नेक्स्ट क्लास थी, 20 मिनट ऊपर हो गए। आगे देखिए जी, एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव का भी पूरा चैप्टर है। ठीक है, एडजेक्टिव की टाइप्स हैं, फिर उसके बाद इनकी अपनी भी जो एक इनकी क्लासिफिकेशंस हैं एडजेक्टिव की। ठीक है, वो जो आप डोसा कॉम के बारे में आपने सुना होगा, वो भी हम करेंगे जी, पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि एडजेक्टिव, आप अगर कोई चीज हाउ, व्हेन, ये आपको बता रहे होते हैं एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, ज्यादातर कैसा और कितना, ये आपको एडजेक्टिव के बारे में बता रहा होता है। आप कहते हैं जी द फॉक्स, कैसी फॉक्स, आपने कहा द क्लेवर फॉक्स, तो क्लेवर क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, किसको डिस्क्राइब करते हैं? एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। द डॉक्टर से दैट इट इज अ होपलेस केस, तो यहां पे अगेन कोई एडजेक्टिव है। अच्छा, इसी के बाद ये वाला एडजेक्टिव जरूर है, ये वाला यहाँ पे, क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, केस को। अच्छा बच्चों, एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये भी एडजेक्टिव है बेटे, ये स्मार्ट भी एडजेक्टिव है। एक ना आपने डिटर्मिनर के बारे में सुना है? डिटर्मिनर के बारे में जी मुझे बताइएगा, डिटर्मिनर के बारे में आपने सुना है बच्चों? डिटर्मिनर के बारे में सुना है आप? नहीं सुना? अच्छा, डिटर्मिनर जी में, सर सुना है। अच्छा डिटर्मिनर और ऑब्जेक्ट के, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव के बारे में ना हमेशा बड़ा बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो सादा सी इसकी कंफ्यूजन खत्म कर लें कि डिटर्मिनर बेसिकली एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। ये जो है ना ये द, ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें आगे जाके सिखाऊंगा जिसमें आपके ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस तरह ये वाला है, ये डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसके अलावा वो जो सम, ईच, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसको हम
कहते हैं कि ये डिटर्मिनर है। ये आपको सिखाऊंगा आगे जाके हम क्यों इसको डिटर्मिनर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें, जो बुनियादी डिफरेंस है एडजेक्टिव का और डिटर्मिनर का, वो ये है कि डिटर्मिनर्स की डिग्रीज नहीं बनती। डिटर्मिनर्स की डिग्री नहीं बनती। जिस तरह आ है, आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल की डिग्री नहीं बनेगी, लेकिन स्मार्ट की डिग्री बनेगी, ब्यूटीफुल की डिग्री बनेगी ना, बनेगी ना बच्चों। तो एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में एक आपको बुनियादी डिफरेंस बता के जा रहा हूं, ठीक है, कि एडजेक्टिव की डिग्रीज बनती हैं और डिटर्मिनर की डिग्रीज नहीं बनती। एक बात और याद रखिएगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिस तरह परफेक्ट, यूनिक, एब्सल्यूट, तो अब आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, मोर परफेक्ट, मोर यूनिक, मोर एब्सल्यूट। तो कुछ वर्ड्स कंप्लीट होते हैं बेटा, जिनको आप एब्सल्यूट एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये एक्सेप्शन है एडजेक्टिव, इनकी डिग्रीज नहीं बनती, लेकिन ये डिटर्मिनर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट है बेटा एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब के बारे में कुछ चीजें याद रख लें। एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसको? सबसे पहले वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को भी कर सकता है, और इसके साथ साथ किसी दूसरे एडवर्ब को भी कर सकता है। ये इसकी खासियत है एडवर्ब की, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पे ही विल बी लीविंग टुनाइट, तो यहां पे ये जो टुनाइट है ना, ये टाइम के बारे में बता रहा है, तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हम डिटेल में करेंगे जी, ये सारी चीजें, ठीक है। इसी तरह से ही वॉक्ड केयरफुली, तो केयरफुली यानी कि ये मैनर बता रहा है जी। हाउ ही वॉक्ड, कैसे, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपको मैनर बता रहा है। इसी तरह से आगे देखें, गो, और उसके बाद ये जो है ना, ये आउटसाइड, ये प्लेस बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह से द लाइन फॉट ब्रेवली, तो ब्रेवली क्या है? मैनर। आई मेट हिम यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है? ये भी एडवर्ब है, ठीक है। तो बेटा एडवर्ब को हम बहुत डिटेल में करने जा रहे हैं, ठीक है। आगे जाके जब हम एडवर्ब का चैप्टर करेंगे तो चीजों को बड़ी डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने एडवर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टुनाइट, केयरफुली, आउटसाइड, ब्रेवली, यस्टरडे, ये क्या है? ये एडवर्ब है। फिर आगे जाके जब हम फ्रेजेस पढ़ेंगे ना, तो फ्रेजेस में एडवर्बियल फ्रेजेस भी होती है, जहां पे एक सीक्वेंस यूज होता है, एमपीटी, जो कि हर साल आता है, और पीएमटी। खैर ये हम आगे जाके करेंगे। उसके बाद है बेटा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? व्हाट इज प्रेपोजिशन? बेटा प्रेपोजिशन अगेन, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशन, और ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है, यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये लिखूंगा ना, ऑन द टेबल, देखिए यहाँ पे, तो ऑन क्या है? ये यहाँ पे देखिए, ऑन क्या है? प्रेपोजिशन, और ये क्या है? टेबल, नाउन। तो ऑन द टेबल, ठीक है, उसके बाद नाउन आ गया। इसी तरह से इन द रूम, इन क्या है? प्रेपोजिशन, और द रूम क्या है? इसी तरह से अक्रॉस द फील्ड, इसी तरह से इन द मॉर्निंग, इसी तरह से बेटा अलोंग द रोड। हाँ जी, यहां तक समझ आई है बच्चों? ओ बोलो ना, यस सर। सबको समझ आई है जी? जी क्विकली बताओ जी, क्विकली। यस बेटा, आप इनरोल करेंगे ना, तो फिर उसके बाद हम आपको एक प्रॉपर ये सारी की सारी प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी। अच्छा, उसके बाद जी ये जो कंजंक्शन है, और ये जो फर्दर हमारी इंटरजंक्शंस हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आप में से किसी ने कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवरऑल आपको जिन बच्चों ने अपनी सीट रिजर्व करवानी है जी, ठीक है, तो आप मैडम से ये राब्ता करके अपनी फीस सबमिट करवाएं। और आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि इसकी जो फीस है वो 2000 है, जो कि पर मंथ आपकी फीस है 2000। और एक बात जो कि आप अपनी जेहन में रख लें, इसमें हमने ये कंप्लीट, ये जो आपकी ये जो हमारे पास आउटलाइन जो मैं आपको पहले भी शो करवा चुका हूँ, ये सारी की सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। और इसमें कंप्लीट ऐसे है बेटे, ऐसे भी आपको सारा करवाया जाना, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं करवाया जाना। प्रेसी भी है और कंप्रीहेंशन भी है। ऐसा ना सोचिएगा कि सर ने फीस कम रखी है तो क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे, नहीं बेटे, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी।
और आपकी रीडिंग राइटिंग इन चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे। और कल की जो आप हमारी क्लास होगी वो डेफिनेटली, आज मैंने आपको ग्रामर के हवाले से चीज़ें बताई हैं, ठीक है। कल आपको हम एस्से के हवाले से चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। एस्से, प्रेसी और कंपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ तक जी, जिन बच्चों ने, जो बच्चे वन पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं, तो बेटा आपको भी डेफिनेटली ग्रामर तो वन पेपर में है ही ना। उसके बाद अगर आप जो शॉर्ट एसेज हैं उसके लिए भी ग्रामर का होना बहुत जरूरी है, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रामर का होना बहुत जरूरी है। और फिर डेफिनेटली एसेस मैंने करवाने भी है, तो वहां पे भी आपके शॉर्ट एसेस कवर हो जाएंगे। प्रेसी भी मैंने करवानी है, कंप्रीहेंशन भी करवानी है। और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा कि सैटरडे संडे को हमारी वर्कशॉप की क्लासेस होती हैं, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे, तो आपको उन क्लासेस की एक्सेस भी दी जाएगी। और लास्ट पेज में अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं कि जिन बच्चों ने 26 की अटेम्प्ट देनी है, उन्होंने मैडम को लाजमी बताना है कि हमने 26 की अटेम्प्ट देनी है, क्योंकि आपकी 2 क्लासेस होगी, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि आपको 2 से 2.5 माह मैक्सिमम में आपको मैं कंप्लीट करवा दूं चीजें, ताकि फिर आप प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि अगर मैं 4 माह में आपको चीजें कंप्लीट करवाता हूं तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपने क्लास के अबाउट फीडबैक लाजमी देना है। और अगेन अगर कोई आपने यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्विकली जी। कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चल जी बेटा, जल्दी से पूछ लें। सर ये वीक में क्लासेस कितनी हुआ करेंगी? बेटा वीक में हमारी क्लासेस होंगी मंडे टू थर्सडे, ठीक है। और इसके अलावा सैटरडे संडे हमारी क्लास होगी वर्कशॉप की, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सर ये एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे प्रेसी की हुआ करेगी ना, ग्रामर की जो हम कर रहे हैं, एक दिन ऐसे फिर उससे नेक्स्ट दिन ये नहीं ग्रामर। नहीं नहीं नहीं, अगर आपने 26 के अटेम्प्ट के लिए जाना है तो आपकी डेली 2 क्लासेस होंगी। इसमें सर एक 26 के लिए जाना? 26 के लिए जाना है तो डेली 2 क्लासेस होंगी। एक आपकी ग्रामर की क्लास होगी और एक ऐसे कंटेंट बिल्ड। सर ये रेगुलर कब? बेटा रेगुलर ही है, ये आज से स्टार्ट है, आज से हमारा स्टार्ट है जी, ये आज से स्टार्ट जी है ये ठीक है। डेफिनेटली, ठीक है। तो आप अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। ये इसके बाद, इस सेशन के बाद हमने, इस फी के साथ हमने नहीं निकालने जी कोई भी सेशन। ये हमारा लास्ट और फर्स्ट और आखिरी सेशन है, ठीक है। हाँ जी, ओके है जी बच्चों, नेक्स्ट सर क्लास अगर, में हाँ जी, हाँ जी सर बोलो। सर सर एक्सक्यूज मी, सर यस अगर यस। थोड़ा सा आप ये ऐसे कि कल डेमो क्लास होगी कि बस कल से रेगुलर क्लासेस में पूछना चाह रहा था कि ऐसे का आपने कोई रोड मैप, लाइक वो होता है ना कि यस हम लोग पहले यस बेटा, बेटे बेटे ये जी देखो जी जरा, इधर देखो जरा। ये अभी मैंने पिछले सेशन में करवाया है, उनका इंट्रोडक्शन, उनका कंक्लूजन चल रहा है। तो बेटा ऐसे मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करवा देता कि बस शुरू किया और आपको ऐसे एक ही बार में सारा करवा दिया। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि आपको पहले टॉपिक चूज करना सिखाओ, फिर उसको डीकंस्ट्रक्ट करना सिखाओ, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्रिटिकल अप्रोच की तरफ आए। क्रिटिकल अप्रोच के बाद फिर हम उसको जब हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं तो देन हम उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो बेटा ये स्टेप बाय स्टेप है, इसीलिए अदरवाइज अगर तो मैंने वो बाकी टीचरों की तरह करवाना हो तो मैं आपसे कहूँ कि यार मैं 1.5 माह आपको ग्रामर करवाऊंगा और 1.5 माह ग्रामर करवाने के बाद 15 से 20 दिन में आपको ऐसे करवा के उसके बाद मेरी तरफ से आप फ्री। नहीं बेटे, मैंने इसीलिए कहा है कि आपकी क्लासेस पैरेलल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्क्रैच यानी कि बेसिक से शुरू करवाना है, चाहे वो ऐसे हो, प्रेसी हो या कंप्रीहेंशन, ठीक है। जी सर। हाँ जी, तो इंशाल्लाह इसमें हम ये सारी चीजें करेंगे बेटा, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जिस तरह ग्रामर के हवाले से आप सेटिस्फाई हैं इंशाल्लाह, डोंट वरी जी, ऐसे के हवाले से भी आप इससे भी ज्यादा सेटिस्फाई हैं, क्योंकि जब दोनों चीजें। अच्छा एक चीज और भी मैं, एक चीज लास्ट में इसमें ऐड करना चाहता हूँ, वो सर ये है। वन लास्ट थिंग के, ये रात रोज इसी टाइम क्लास हुआ करेगी ताकि सर को पता हो ना बंदा अपना हाँ जी, टाइम मैनेज कर यस ले। बेटा, यस बेटा, यही क्लास आज क्लास थोड़ी ज्यादा हो गई है क्योंकि डेफिनेटली आपकी फर्स्ट क्लास थी। अदरवाइज ये जो ग्रामर की क्लास है ये मैक्सिमम हमारी 45 to 50 मिनट्स तक चलेगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और आप इसमें ऐड कर लें कि हमने आपकी आपकी वोकैब के ऊपर भी काम करना है। तो हर क्लास में आपको 2 रूट वर्ड्स करवाए जाएंगे, मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 रूट वर्ड हम हर क्लास में करेंगे, ठीक है। और इसके साथ आपको कुछ इडियम्स होमवर्क के तौर पे दिए जाएंगे, 3 to 4 इडियम्स बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये हर क्लास में होगा जी। ये आज चूंकि आपकी फ्री क्लास थी तो इसलिए नहीं ये हुआ,
अदरवाइज हर क्लास में ये चीजें होंगी जी। आपकी रेगुलर क्लासेस से आपकी वो कैब भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे जो हमने रेगुलर क्लासेस अपलोड की हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें मैंने हर क्लास में हम जो ईडीएम भी करते हैं और इसके साथ साथ हम हर क्लास में रूट वर्ड्स भी करते हैं। ओके बच्चों जी, आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह।